तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं कई डॉन। दाऊद इब्राहिम का नाम खासतौर पर इस पीढ़ी के लोग जानते हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम को किसने पैदा किया और इसके पीछे की कहानी क्या है। लेकिन सरकार की भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो इनके पीछे लगातार लगे रहते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट उनमें से एक, और इस पर हिंदी में अब तक कोई किताब नहीं लिखी गई ताकि उसके पीछे की कहानी बयां की जाए। बहुत ही गहराई से उसकी पकड़ रखने वाले, उसे परखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट लेखक विवेक अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। लेकिन ये जिस तरह की चर्चा होती है कभी भी अंडरवर्ल्ड की, गैंगस्टर्स की, डॉन की, तो एक डिपार्टमेंट है कस्टम डिपार्टमेंट, और अभी कोई किताब आपकी आ रही है व्हाइट टाइगर नाम से, हमने सुना है, और वो शायद इसी पर आधारित है। उसमें क्या बताने की कोशिश हो रही है आपकी? व्हाइट टाइगर दरअसल एक ऐसे जांबाज पुलिस अधिकारी, कस्टम अधिकारी की कहानी है अच्छा। जो आज तक कभी भी बयान नहीं हुई है। व्हाइट टाइगर नाम हमने किताब का इसलिए रखा है क्योंकि ये जो काजी कमर हैं, ये रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स हैं। अच्छा। 61 बैच के ऑफिसर हैं, सीनियर मोस्ट ऑफिसर। अभी तक उस बैच का कोई भी दूसरा जीवित अधिकारी या व्यक्ति नहीं मौजूद है। ये जीवित हैं और बहुत ही शानदार फैंटम एलिफेंट मेमोरी के मालिक हैं। अच्छा। इस वक्त उनकी उम्र 92 है, 92 साल, और एक लंबे रिसर्च के बाद में उन पर ये कहानी हमने कही। तो उनका इन तरह के कई ऐसे गैंगस्टर, डॉन, अंडरवर्ल्ड के लोगों से उनका पाला पड़ा, उनका एक्शन भी रहा होगा, वो सब चीज़ भी उसमें होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको बताता हूँ, सन 60 से लेकर के अच्छा 1995 तक जब वो रिटायर हुए हैं, तब तक की पूरी दास्तान उसमें है। और करीब 300 पृष्ठ की ये जो किताब है, इस किताब में 60,000 से ज़्यादा शब्दों में फैली हुई किताब है ये। और इसमें हमने वो वक्त पूरा का पूरा स्थापित किया है, ये बताने की कोशिश की है कि कैसे सारा अंडरवर्ल्ड ऑपरेट करता था, कैसे तस्करी होती थी, सोने की तस्करी से कैसे अंडरवर्ल्ड खड़ा हुआ। अगर सोने की तस्करी नहीं हुई होती इस देश में, तो न दाऊद इब्राहिम होता, न टाइगर मेमन होता, कोई भी इस देश में अंडरवर्ल्ड पनप ही नहीं पाता। यानी अंडरवर्ल्ड और ये जो कस्टम डिपार्टमेंट है, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। इनकी नज़र उस पर होती है और उनकी नज़र इस पर होती है। बिल्कुल बिल्कुल होती और है। अब इसमें जो सबसे खास बात यह है कि दाऊद इब्राहिम का नाम अभी दुनिया में हर कोई जान रहा है, भारत में खास तौर पर मोस्ट वांटेड है। फिर जो कुछ पन्ने पीछे फेर जाते हैं अतीत के, तो कुछ नाम और निकल कर आते हैं, जिसमें हाजी मस्तान है। हाजी मस्तान पर भी आपकी किताब है जिसमें गहराई से आपने कुछ लिखा है मस्तान पर। हाजी मस्तान पे ये पूरी दुनिया की पहली किताब है। अच्छा। और मैं और मेरे सहयोगी लेखक और पत्रकार जो है इंद्रजीत गुप्ता, हमने इसके ऊपर करीब 3-4 साल गहन शोध किया, इन्वेस्टिगेशंस की। और हाजी मस्तान के बारे में ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो कि अभी तक सामने नहीं आए थे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि उनके बारे में झूठी कही जाती हैं। जैसे ये कहा जाता है कि हाजी मस्तान ने आज तक किसी को एक थप्पड़ नहीं मारा, हाजी मस्तान जो है कभी जेल नहीं गया, हाजी मस्तान ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे भाई, वो हाजी मस्तान जेल गया। हाजी मस्तान ने न केवल वो जेल गया है, बल्कि चांदी की हेराफेरी करने के मामले में यूसुफ लाला के ऊपर उसने पाकिस्तान से 3 पठानों को बुलवा करके गोलीबारी की, जिसका केस जब बना उसमें 14 आरोपी थे। उन 14 आरोपियों में मुख्य आरोपी, पहला आरोपी हाजी मस्तान ही था। दूसरे नंबर के ऊपर करीम लाला था, क्योंकि करीम लाला ने ये सुपारी लेकर के और सारा काम करवाया था, और उसने बुलाए थे शूटर पाकिस्तान से और मरवाने की कोशिश की थी। लोग उसके बारे में बड़ी विचित्र कहानियां कहते हैं। कोई बोलता है कि हीरे के बदले कांच दे दिए थे, कोई बोलता है कुछ और, कोई ये बोलता है फिल्मों में कुछ जिस और। तरह की कहानियां दिखाई जाती है उस तरह की कहानी जोड़ दी गई है। बिल्कुल। लेकिन सच्चाई ये है कि चांदी जो हाजी मस्तान यूसुफ लाला से लेता था और दुबई और एडन भेजता था, स्मगल करता था, तो बदले में वो वहाँ से सोना मंगाता था। ये जो चांदी आती थी और दुबई जाती थी, तो जिस बंदे के पास ये चांदी पहुँचती थी, उसके पास चांदी का तौल कम जाता था, क्योंकि ये जो बंदा है यूसुफ लाला, वो चांदी कलेक्ट करता था, उसके पार्ट बनाता था, और पार्ट जो है अमूमन 43 से 45 केजी का एक हुआ करता था। ये उसमें तौल कम करता था
और इसको बोलता था हाजी मस्तान को कि मैं आपको 45 किलो का माल दे रहा हूँ, पार्ट दे रहा हूँ, और वो गलत वहाँ पे जाती थी। यहाँ पे उससे 45 के हिसाब से वो पैसे लेता था, लेकिन वहाँ पे तो वो डिफरेंस आया था। और इसमें चांदी ने भी बहुत सारे अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स तैयार किए। चांदी की चर्चा इस समय बहुत हो रही है। पिछले एक साल में जिस तरह से चमक चांदी ने दिखाई है वो तो बड़ा चमत्कारिक तौर पर है। तो ये चांदी ने अंडरवर्ल्ड की भी कई लोगों को चमकाया, जिनमें से हाजी मस्तान भी इस तरह की कार्रवाई कर चुके हैं, काम कर चुके हैं। हाजी मस्तान समेत दाऊद इब्राहिम है, दाऊद इब्राहिम का भाई साबिर शेख है, सॉरी साबिर इब्राहिम है, ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, जिसमें से मैं जिसका नाम ले रहा हूँ यूसुफ लाला। यूसुफ लाला तो खड़ा ही चांदी के कारण हुआ है। अच्छा, चांदी की तस्करी करके उसने इफरात में पैसा कमाया और उस पैसे से बाद में वो बिल्डर भी बन गया। और जो वहाँ पे काफ़ी सारी उसने बड़ी बड़ी इमारतें तामीर की और ऐसी ऐसी इमारतें बनाई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि सबसे बड़ा अगर मुंबई का कोई चीटर बिल्डर माना जाएगा तो वो भी यूसुफ पटेल ही है। ये सारी हरकतें इनकी होती रही। लेकिन जब दर्शक इस तरह की बातें सुनते हैं आपके अनुभव से, तो उन्हें समझ में आता है कि दाऊद अंडरवर्ल्ड का डॉन है। उससे पहले हाजी मस्तान का नाम आता है, करीम लाला का भी आपने जिक्र किया। क्या शुरुआत मानी जाए जो अब का ताजा इतिहास है? कहां से ये अंडरवर्ल्ड और ये डॉन शुरू हुए, जिसकी फेरिस्त बढ़ती हुई करीम लाला, हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम तक पहुंचती है? तो पहला मुंबई का ऐसा डॉन कौन? देखिए, मुंबई का पहला डॉन अगर आप किसी को कहना चाहते हैं तो वो है करीम लाला। दूसरे नंबर का अगर कोई डॉन आप कहना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो वो है वरदराजन मुदलियार उर्फ वर्दा भाई। करीम लाला डोंगरी और पूरा जो दक्षिण मुंबई है वो उसका हिस्सा देखता संभालता था और उसकी पूरी पठान ग्रुप था। और वरदराजन मुदलियार अलायस वर्दा दादा या वर्दा भाई, वो जो है माटुंगा और धारावी क्षेत्र में कब्जा करके बैठा हुआ था, ऑपरेट करता था और वहां से वो पूरा काम करता था। ये लोग सीधे तस्करी में तो नहीं थे, लेकिन हाजी मस्तान की इनसे दोस्ती थी। अच्छा, हाजी मस्तान की वर्दा से दोस्ती होने के पीछे भी एक बहुत शानदार किस्सा कहा जाता है। एक बार भारतीय नौसेना का एक राडार का जो एंटीना है वो चोरी हो गया। अच्छा, और वो एंटीना जो है मिल नहीं रहा था। किसी से पता चला कि वर्दा के लोगों ने उसको चुरा लिया है। अच्छा। पुलिस ने उठा करके वर्दा को लॉकअप में बंद कर लिया और उससे बहुत पूछताछ की, लेकिन वो मान नहीं रहा था कि मेरे, क्योंकि डिफेंस की चीज है। बिल्कुल, अगर वो चीज उसके पास से बरामद हो गई तो उसको तो मतलब लटका देंगे, नेशनल एक्टिविटीज थी ये, तो एनएसए में बंद हो जाएगा। और ये चीज वर्दा समझता था। तो वर्दा ने क्या किया, जबान बंद कर ली। अब किसी तरीके से ये बात जो है मस्तान तक पहुंचाई गई। मस्तान आया लॉकअप में। अच्छा, सफेद अपनी जो उसकी सिग्नेचर, हाँ लिबास था, उसमें टोपी से लेकर जूते तक सफेद। तो आया और उसने अंदर बंद लॉकअप में इसको देखा वर्दा को। तो उसने कहा कि थलाइवर वणक्कम। वो चौंका, बोले कि मुझको नेता के रूप में कौन ऐसे बुला रहा है और ये आदमी बड़ा अलग ही दिखाई दे रहा है, कौन है ये? और हाथ में जलती हुई सिगरेट है, थाने में सिगरेट पीते हुए कौन आया है, यानी कोई बड़ी शख्सियत है। उसने बात करनी शुरू की तो उसने कहा कि देखिए, मैं आपको बाहर निकाल सकता हूं तुरंत अभी, आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि वो जो माल है कहाँ रखा है मुझे बता दीजिए, मैं बरामद करवा दूंगा और आप बाहर हैं। तो बोले मेरे ऊपर कुछ नहीं आएगा? बोले बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा, और हाजी मस्तान को उसने बताया कि वो चोरी का एंटीना कहाँ रखा हुआ है। और वो चोरी का एंटीना जो बरामद हो गया पुलिस के पास, तो पुलिस को कोई मतलब नहीं था कि इस आदमी को प्रोसिक्यूट वो बरामदगी ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि भारतीय सेना की चीज है, वो नौसेना की चीज है, देश की सुरक्षा का मामला है, मुंबई की सुरक्षा का मामला है, वेस्टर्न हमारी जो कमांड है नौसेना की वो वहां पर स्थापित है मुंबई में। सुरक्षा पर खतरा था ये। बिल्कुल, समुद्री सुरक्षा के साथ साथ में हवाई सुरक्षा भी, क्योंकि वो राडार जो है वो सिस्टम को उस हवाई उसके लिए भी जरूरी था। ठीक, तो इस तरीके से उन दोनों के बीच और फिर दोस्ती हो गई, मस्तान की दोस्ती हो गई। तो ये दो अंडरवर्ल्ड के डॉन, तो फिर क्या इनके बीच कभी क्लैश नहीं आता? जब ये दोस्ती बन जाती है एक दूसरे को मदद करके, कभी कोई ऐसी कहानी आगे बढ़ती है कि फिर ये जो दो डॉन हुए ये आपस में भी टकरा गए, रास्ते अलग अलग हुए, इसने कोई और चेला बनाया, उसने कोई और उत्तराधिकारी बनाया? देखिए, यहाँ पर आपको मैं एक बात के लिए टोकना और रोकना चाहूंगा। हाजी मस्तान डॉन नहीं था। अच्छा, हाजी मस्तान बिल्कुल व्यापारिक बुद्धि का एक व्यक्ति था। उसने जीवन में कभी किसी को मारने, काटने, इसकी उसकी कोई कोशिशें नहीं की।
उसका जैसे एक बार ऐसा हुआ था कि ये काजी कमर साहब, जिनकी मैं किताब के बारे में बात कर रहा हूँ, व्हाइट टाइगर, हाँ व्हाइट टाइगर, उसमें एक किस्सा हमने लिखा है कि काजी कमर की हत्या करने के लिए सुपारी उठा दी ढोलकिया ब्रदर्स ने, अरविंद और महेश ढोलकिया ने, क्योंकि काजी साहब ने उनके अगेंस्ट कोफे पोसा लगा करके अरेस्टिंग करने की कोशिश की थी। तो इनको अपने सोर्सेज से ये बात पता चली। अब इन्होंने कहा कि क्या किया जाए। ये गए अपने ऑफिसर्स के पास, सीनियर ऑफिसर्स ने कहा हम क्या करें, आप जाइए, जो आपको करते बने कीजिए, जाइए पुलिस में कीजिए। उनको मालूम है पुलिस तो सब मिली हुई है इन लोगों से, वो तो कुछ करने वाले नहीं है, उसके पहले वो देख चुके थे ये सब क्या चक्कर हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, तो वो चले गए हाजी मस्तान के पास। अच्छा। और हाजी को बताया। हाजी ने कहा कि मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। अगले दिन जो है काजी साहब के घर पे हाजी मस्तान का फोन आया, बोले आप आ सकते हैं जी। ये पहुंचे वहाँ। अच्छा। तो उसके ड्राइंग रूम में हाजी मस्तान का जो बैतुल सुरूर नाम का बंगला है, मुंबई में पैटर रोड पे, उसके ड्राइंग रूम में करीम लाला जो है वो सोफा पे बैठे हैं, 5-7 लोग और उसके बैठे हैं, और नीचे जमीन पे अरविंद ढोलकिया बैठा है, जमीन पे, उस वक्त का नामी स्मगलर। और कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक्स की तस्करी में अरविंद और महेश ढोलकिया का स्थान ही नहीं था। और वो उकड़ू करके ऐसे बैठे हुए हैं। तो वो दोनों भाई, महेश भी और अरविंद भी। अच्छा। तो इतने में ऊपर से अपनी शानदार एंट्री ली हाजी मस्तान ने। और इधर ये करीम लाला बैठा हुआ, और ये पहुंचे तो उनको देख के बोलता है, ले आ गया साहब, मार मार, अब तू मार के दिखा। अच्छा। मार। वो बेचारे कांप रहे डर के मारे। 6.5 फुट का करीम लाला, 7-7 फुट के उसके लौंडे लपाड़े बैठे हैं, उसकी हिम्मत है क्या कि वहां पे कुछ कर दे। वो तो सिर उठा करके ऐसे दबा देंगे तो जमीन में वो कुचल जाएंगे। इतने में ये आया तो फिर करीम लाला जो है गुस्से में भड़क गया, मार मार के दिखा। अच्छा। ले आ गया, हाजी भाई भी आ गया। हाजी मस्तान आए, बैठे, हाँ अब क्या कर रहे हैं, तो बोले कि नहीं हाजी भाई गलती हो गई, बाबा बाबा बोलते थे सब, बाबा बाबा गलती हो गई, बाबा गलती हो गई। एक बात ध्यान रखो, ये सरकारी अफसर हैं, इनका काम तुमको पकड़ना है, तुम्हारा माल पकड़ना है, तुम्हारा काम इनसे बचना है और तुम्हारा माल बचाना है। तुम इनके काम में दखल नहीं डालेगा, ये तुम्हारा काम जो है उसके पीछे पड़ेगा, तो ये उसका काम है। आज के बाद में सुनने को नहीं, नहीं हाँ बाबा, हाँ बाबा, हाँ नहीं नहीं हाँ बाबा, वो सब चलता रहा। करेक्ट। फिर इतने में चाय आई, तो सबको चाय सर्व हुई, इन दोनों को नहीं दी नौकर ने। बैठे हुए थे। हाँ। तो हाजी ने कहा अरे इसको भी चाय पिलाओ, और फिर उनको चाय। दोनों के कांप रहे थे ऐसे हाथ, मतलब चाय छलक रही थी, इतना हाथ कांप रहे थे दोनों के। किसी तरीके से खुदा खुदा करके जान की अमानत मांग से वो वहां से भागे, बाहर निकल हाँ गए। और इस तरीके से ये सिलसिला हुआ। तो हाजी मस्तान डॉन नहीं था। वो हमेशा से बाहुबल के लिए स्मगलिंग और पैसा कमाना, वो उसका मुख्य वो था। हाँ। लेकिन वो अपना जो भी कुछ डॉन के रूप में न होकर के वो बाहुबल का जब सहारा लेना होता तो दाहिनी बाएं करीम लाला, बाईं बाह जो है वो तो ये वर्दा। बिल्कुल। तो ये भी पता चलता है कि ऐसे लोग जो है फिर ये भी चाहते हैं कि सियासत में भी कदम रखा जाए, ताकि पिछले कारनामों पर कुछ पुताई हो जाए और कदम आगे बढ़ जाए, सेफ भी हो जाए। तो करीम लाला भी कुछ, शायद ये चर्चा भी होती है कि इंदिरा गांधी से मुलाकात करना चाहते थे राजनीति में आने के बाद, और हाजी मस्तान का भी कुछ ऐसा ही कुछ इरादा था। करीम लाला की तो मुलाकात हो चुकी है, इंदिरा जी से भी हुई है, उनके साथ तस्वीरें भी हैं, और राजीव गांधी के साथ भी वो मिले हैं, उनसे भी के साथ तस्वीरें हैं। तो किस मकसद से ये मुलाकात करना चाहते थे देश के प्रधानमंत्रियों से, बड़े नामी लोगों से? ये मुलाकात नहीं करना चाहते थे, वो लोग मुलाकात करना चाहते थे। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि सीमांत गांधी जो हुआ करते थे, पाकिस्तान में रहा करते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, तो उनके साथ में मिल करके इन्होंने एक जरगाए हिंद नाम का सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, करीम लाला ने बनाया जी, मुंबई में। अच्छा। और वो जो है वो अफगानियों की पैरोकारी करते थे और पाकिस्तान की मुखालफत करते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान को घेरने के लिए ये सब किया जाता था। तो इसलिए इंदिरा गांधी भी मिलना चाहती थी और उन्होंने मुलाकात की। भाई क्योंकि उनकी दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। करेक्ट। ये तो सारी दुनिया जानती है। तो अगर हिंदुस्तान ये करता था तो क्या गलत था? जब पाकिस्तान वो काम करता है तो हम भी ये काम करते हैं।
तो ये इस तरीके से था। वरदराजन मुदलियार के साथ में भी मुलाकातें हुई हैं। अच्छा। उनके साथ में मंच उन लोगों ने साझा किए हैं और वो जो सारी चीज़ें हुई है वो सारी दुनिया को पता तो है। अब ये दाऊद इब्राहिम की जो बात आती है, इनमें से किसको वो गुरु मान के आगे बढ़ते रहे और किसका आशीर्वाद रहा जिससे कि दाऊद इब्राहिम को रास्ता मिल गया इसी रास्ते पर बढ़ने के लिए? देखिए, दाऊद इब्राहिम की जो शुरुआत हुई है वो बहुत छुटपन से हो गई थी अंडरवर्ल्ड में आने की, क्योंकि वो रहता डोंगरी में ही था। वहाँ सारी दुनिया जिंदगी वो वही सब देख रहा था, मार काट लूटपाट पिता मुंबई पुलिस। पिता तो थे मुंबई पुलिस में, लेकिन उनकी इच्छा थी कि बेटा मेरा जो है वो सब इंस्पेक्टर बने और काबिल एक बड़ा अफसर बने। लेकिन दाऊद और साबिर जो है वो बहुत छोटी उम्र में ही अल्टी पल्टी के धंधे में लग गए थे। अल्टी पल्टी का काम ये होता है कि जो क्रॉफर मार्केट और उसके आसपास का इलाका है वहाँ पे लड़के बच्चे या यूथ जो है उस वक्त में राडो की, सिटीजन की घड़ियाँ जो है तस्करी से आती थी। अच्छा, तो स्मगल की गई घड़ियां। हाँ, तो उसको बेचते थे वो। अच्छा। तो कोई ग्राहक आया, हाँ भाई घड़ी चाहिए, हाँ कितने की है? 800 रुपए की है। अच्छा ठीक है, कितने में दोगे? सौदा मोल भाव हो गया, चलो भाई 700 रुपए में दे दूंगा, या 2000 की घड़ी है तो मैं 1500 में दे दूंगा। और जब वो तो अरे इधर नहीं, मैं आगे चल करके देता हूँ, थोड़ा साइड में लेके जाते वहाँ पे एस ब्रिज और उसके आसपास के एरिया में। और जब वो उनको घड़ी हैंडओवर करने की बस उसमें होता ही कि उतनी देर में पुलिस की सीटियों की आवाजें ये वो सब आने लगती। असल में ये सीटियां कोई और बजा रहा होता है जो उसका साथी है। ये प्लान्ड था? ये प्लान्ड होता था। अच्छा। तो उतनी देर में इसका ध्यान भटकता है खरीदने वाले का, अरे पुलिस आई पुलिस आई पुलिस आई, तो वो इधर उधर देखने लगता है। उतनी देर में दाऊद इब्राहिम अपनी दाहिनी जेब में उसको सरकाता है, घड़ी जो है वो एक कागज में पैक्ड है, और दूसरी जेब से सेम वैसे ही कागज में पैक्ड साबुन की बट्टी या पत्थर निकालता है, उसके हाथ में देता है, लो 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 निकलो निकलो निकलो, पैसे लिए और उसको भगा देता है, खुद निकल जाता है। यहाँ से दाऊद इब्राहिम ने दाऊद की शुरुआत यहाँ घड़ी से के हुई है। बदले साबुन या पत्थर बेच करके 400 बीसी करते हुए ये। दूसरी एक और चीज जो लोगों को नहीं पता है दाऊद इब्राहिम की, दाऊद इब्राहिम के पहला जो क्राइम है या लूटपाट का जो हरकत है वो हनीफ टेढ़ी मुच्छी नाम का एक उस वक्त का क्रिमिनल हुआ करता था। उम्र में काफी बड़ा था, करीब 45-40 साल की उम्र का, और ये सब जो है ये 12, 14, 15, 16 साल के लड़के हुआ करते थे। इनसे लोगों को लुटवाया करता था वो उस इलाके में, और इन लोगों को पैसे बहुत कम देता था। तो दाऊद को बड़ा गुस्सा आता था कि ये साला जो है अपन लाख रुपए लूट के लाते हैं, अपने को 2000 5000 देता है, बाकी पैसा खुद रख लेता है। तो टेढ़ी मुच्छी किसी दिन मूंछ नोच लेनी चाहिए, क्या करें? तो उसने तय किया कि साला अब इसके लिए काम नहीं करेंगे, अपन खुद रॉबरी करेंगे, लूट करेंगे। तो उसने जो है पहली लूट तय की, एक बैंक, एक ये था क्या बोलते हैं मारवाड़ी है, वो पैसे लेके जा रहा है, उसको हम लूटते हैं। उनको नहीं पता था कि ये जो पैसा लूटा जा रहा है ये पैसा असल में एक बैंक का है। अच्छा। 5.5 लाख रुपए की रॉबरी इन लोगों ने कर डाली, और वो बड़ी खतरनाक तरीके से बढ़ गई। बड़ा हो गया, सरकारी पैसा लूटना हो गया। हाँ, तो फिर दाऊद इब्राहिम के बाप के ऊपर, इब्राहिम कासकर के ऊपर जो हवलदार थे उनके ऊपर दबाव पड़ा, किसी तरीके से खोज खाज के लाए। पहले तो दाऊद को उन्होंने बेल्ट से घर में ही खूब पीटा, खुद पिता ने, दाऊद हाँ, और फिर ले जा करके उन्होंने क्राइम ब्रांच में अपने अफसरान को सौंप दिया, और साथ में हाथ जोड़ करके उनसे विनती की कि बच्चा है, इसने गलती कर ली है, यदि हो सके तो इस पे कुछ आप रहम कीजिएगा, नहीं तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो बाप ने ही दाऊद को पहली बार बचा भी लिया एक तरीके से, और यही चीज गलत हो गई। यही कहानियों में जो बताया भी जाता है वो दाऊद के साथ हो चुका है। ये हो चुका है। हाँ। और यहाँ से दाऊद इब्राहिम का दाऊद इब्राहिम द डॉन बनने की शुरुआत हुई। बाप की एक गलती ने दाऊद को बना दिया इतना बड़ा डॉन, बिल्कुल, और दुनिया का इतना मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। लेकिन अब जो सबसे खास बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि कई ऐसी हालत भी थी, कुछ ऐसे नाम भी लोग रहे हैं कि जिन्होंने, उनके और जो साथी हैं वो भी साथ में मुंबई में बहुत छोटा छोटा काम करते रहे। शकील का नाम साथ में आता है, छोटा राजन का भी नाम आता है कि वो भी वो किस्सा कैसे जुड़ता है कि वो कभी साथ रहता है फिर दुश्मन हो जाता है, और जो बहुत छोटा छोटा काम कर रहे होते हैं वो इतना बड़ा नाम हो जाते हैं अपराध की दुनिया में। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है वो छोटा छोटा काम करने वाला ही बड़ा बनता है, क्योंकि उसके अंदर एक विजन होता है, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे मैं और आप हों, ठीक है ना। हमने भी कभी एक ख्वाब देखा था कि हम एक आर्टिकल लिखेंगे या एक हम खबर लिख देंगे अखबार में, और आज हम चैनल में बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं आपस में। तो इसी तरीके से होता है, अंडरवर्ल्ड के लोग जो हैं वो छोटे मोटे पेटी क्राइम करते हैं, किसी दिन उठ करके एक कोई बड़ी हत्या कर देते हैं या कोई बड़ा काम कर देते हैं, और उनका नाम जो है धमक पैदा हो जाती है समाज में, और फिर वो जिसको फ़ोन कर दें वो आदमी पैसा देने लगता है उन्हें।
अब दाऊद के साथ में जुड़े हुए, जैसे आप वो छोटा शकील की बात कर रहे हैं या अबू सालेम की बात कर रहे हैं। अबू सालेम को एक वक्त में लोग चिरीमिरी बोलते थे, यानी ऐसा, हाँ, चिरीमिरी का चिल्लर टाइप का सा। लेकिन एक वक्त हुआ कि सालेम भाई हो गया वो, है ना। तो कभी पर्स और वॉलेट और रुमालें बेचने वाला लड़का बाद में जो है वो खून के सौदे करने लगा, हत्याओं की सुपारी लेने लगा। गुलशन कुमार जैसे बड़े मतलब म्यूजिक टाइकून को उसने मार गिराया। ऐसी तस्वीरें देख भी रहे हैं हमारे दर्शक की, कैसे मोस्ट वांटेड बन गए। हाँ, तो उसके पीछे के कारण यही है कि इन लोगों के नाम इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज के कारण बड़े हो जाते हैं। तो अबू सलेम का क्या धंधा रहा शुरू में, वो कैसे इस लाइन में आ गया, करता क्या था ये कि इसको ये ट्रैक मिला? देखिए क्या है कि शुरू से ही वो था क्रिमिनल बुद्धि, लेकिन बहुत समझदार और बहुत तेज दिमाग का था। और जोगेश्वरी के जिस इलाके में वो रहता था, उसी इलाके में शरद शेट्टी जो है वो काम किया करता था। अच्छा। और वो दाऊद इब्राहिम का खास आदमी था। धीरे धीरे वहाँ के लड़के बच्चों के साथ मिलते और छोटी छोटी हरकतें करते हुए एक दिन जो है वो शरद शेट्टी से मुलाकात हो गई, एक दिन जो है वो दूसरे लोगों से और मुलाकात हो गई, और उनके साथ में वो डी गैंग के साथ में, डी कंपनी के साथ में जुड़ गया। और होते होते वो एक वक्त ऐसा आया कि उसने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। सबके साथ यही कहानी है, चाहे वो मैं लंबू शकील की बात करूं या किसी और दूसरे की बात करूं। तो सब लोगों ने कोई ना कोई एक जरिया ढूंढा छोटे काम से। बिल्कुल छोटा राजन की भी बात आ रही थी कि छोटा राजन कैसे साथ में था, बड़ा विश्वास पात्र। छोटा राजन की दाऊद से जुड़ने की कहानी बताता हूँ। अच्छा। दाऊद इब्राहिम जो है वो पठान गिरोह को निपटाना चाहता था। और ये पठान गिरोह कौन सा था? पठान गिरोह में आलमजेब और अमीरजादा थे। अच्छा, ये पहले से एक्टिव थे? ये दोनों पहले से एक्टिव नहीं थे, ये राज कर रहे थे, इनकी सल्तनत थी इलाके पर, मुंबई में। अच्छा। लेकिन ये दोनों किसी भी तरीके से इनके साथ कनेक्टेड नहीं थे। आपके करीम लाला के साथ। ये सिर्फ पठान थे, इसके लिए उनका नाम जो है उनके साथ करीम लाला के साथ जोड़ दिया जाता है। अच्छा। उनका कोई रिश्ता नहीं है। करीम लाला का जो भांजा है समद, वो इनका दोनों का दोस्त था, इसलिए ये एक मतलब जोड़ बन जाता है, ये सिलसिला बन जाता है कि ये लोग दोनों तीनों जो है वो करीम लाला के आदमी थे। ऐसा नहीं था, ये अपना गैंग चलाते थे, करीम लाला अपना काम करते थे। तो क्या हुआ है कि आलमजेब अमीरजादा में से एक को मारने के लिए दाऊद इब्राहिम ने बड़ा राजन का इस्तेमाल किया, जो कि घाटकोपर का डॉन था। सहकार सिनेमा और उसके आसपास के जितने थिएटर थे, वहाँ की सारी टिकट की ब्लैकमेलिंग का काम उसके अंडर था। अच्छा। राजेंद्र निखालजे उर्फ राजन, छोटा राजन, वो छोटा सा 18 साल का लड़का था, 19 साल का। एक बार जो है वो एक थिएटर के बाहर पुलिस ने छापा मारा, टिकट ब्लैक कर छोटा राजन। अच्छा। तो उस समय में छोटा राजन ने एक पुलिस कांस्टेबल की लाठी छीनी और उन सब के ऊपर वो चार्ज कर दिया। उसने उनको पीटना शुरू कर दिया। पुलिस वाले बेचारे घबरा के भाग गए। उस दिन बड़ा राजन के पास में इसकी बहादुरी की दास्तान पहुंची। बड़ा राजन ने कहा, यार ये तो बड़ा कमाल का लौंडा है, इसको अपने साथ लेना चाहिए। हाँ, अरे पुलिस वालों को मार के भगा देना उस जमाने में बड़ी बात होती थी। उसको बुलाया, तो मेरे साथ काम कर। बोले हाँ भाई करूंगा। और ये लड़का उसके साथ जुड़ गया। बड़ा शार्प माइंड, बहुत ही स्पॉन्टेनियस थिंकर और योजना बनाने में उस्ताद छोटा राजन। धीरे धीरे बड़ा राजन के साथ के जितने भी लोग थे वो साइडलाइन हो गए, ये उसका राइट हैंड मैन बन गया। और जब बड़ा राजन को इसकी हत्या, पठान की हत्या के बाद में उनके लोगों ने मार गिराया, तो बड़ा राजन की कुर्सी पर छोटा राजन बैठा और उसने फिर राजेंद्र निखालजे, हाँ, और छोटा राजन ने फिर बड़ा राजन की हत्या जो हुई थी उसका बदला लिया। और उस बदले के बाद में दाऊद को लगा कि ये मेरे काम का आदमी है, तो दाऊद ने उसको अपने साथ जोड़ लिया। इस तरह उसका डी कंपनी में जुड़ना हुआ। अब ये तो मुलाकात की बात हो गई कि कैसे ये दो बड़े बड़े नामी अपराधी एक साथ आ गए, लेकिन इतना साथी, विश्वास पात्र, जानी दुश्मन भी बन गया एक समय में। दाऊद इब्राहिम की एक बहुत बड़ी खासियत है, वो अपने कद से बड़ा कद किसी भी व्यक्ति का नहीं होने देता। अगर उसे ये ख्वाब में भी गुमान हो जाए कि ये आदमी नहीं, इसकी परछाई भी मेरे कद से बढ़ी जा रही है, तो रास्ते से हटाएगा, तो तुरंत उसकी मुंडी छांटता है। वो नीचे से 6 इंच नहीं, ऊपर से 6 इंच कम करता है। अच्छा। हाँ, ये उसकी खासियत है। उसने अब तक अपने जीवन में आए हुए हर उस व्यक्ति को खत्म करवाया है, जिसमें अशोक जोशी का नाम भी है। जितने भी लोगों से उसने काम कराया, लेकिन उसको मालूम है कि ये कभी फ्यूचर में मेरे लिए नुकसान कर सकते हैं, उन सबको उसने या तो पुलिस एनकाउंटर में मरवाया या सुपारी दे के मरवाया। अच्छा। हाँ, चाहे कोई भी हो।
और इस कड़ी में जो है वो दर्जनों नाम हैं ऐसे जिनको कि दाऊद इब्राहिम से कभी भी जीवन में आगे खतरा हो सकता था, उसको उसने मरवा दिया। इसीलिए वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डॉन बन पाया। अगर वो इतना रूथलेस नहीं होता, अगर उसके मन में वो करुणा भाव रखता कि मैं इस आदमी को छोड़ दूं क्योंकि इसने मुझे 4 चीज़ सिखाई है, मैं इसको छोड़ दूं क्योंकि मैं इसके जरिए बड़ा हुआ हूं, मैं इसको छोड़ दूं क्योंकि मैंने इससे करोड़ों कमाए हैं, तो वो तरीका वैसा नहीं था, नहीं, बहुत ही निर्दयी किस्म की अपराध में वो। बिल्कुल ये अगर ऐसा नहीं करेगा तो आदमी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नहीं, क्योंकि ये जंगल राज है और जंगल में जीतता वही है जो मारना जानता है। तो ये इसने वही काम किया जो भी बड़ा बना, और छोटा राजन के साथ भी फिर यही हो गया कि अगर उसका ज़्यादा तेज तर्रारपन उसके सामने आया तो उसने रास्ते से हटाया। कोई और ऐसी खास घटना थी जिसकी वजह से ही ये चिंगारी भड़की और फिर ये दुश्मन बने? हाँ, लोग कहते हैं कि हिंदू वर्सेस मुसलमान था, लोग कहते हैं कि 93 ब्लास्ट में छोटा राजन को नहीं बताया गया था, इसके कारण वो नाराज होकर के चला गया। अच्छा, बहुत सारी कहानियां हैं, असली कहानी ये नहीं है। अच्छा। असली कहानी जो है मेरी किताब मुंबई में है। हाँ, मुंबई 1 और मुंबई रिटर्न भी आपने जो हाँ, लिखी, मुंबई रिटर्न्स, ये दाऊद के इर्द गिर्द ही घूमती है। नहीं, और ये पूरे मुंबई में अंडरवर्ल्ड पे है। ब्लास्ट अंडरवर्ल्ड से जुड़ी, पूरे अंडरवर्ल्ड की दास्तानें हैं उसमें और अलग अलग चैप्टर्स हैं, अध्याय मुंबई हैं, और मुंबई रिटर्न्स। तो उसमें मैंने ये चीज़ बताई है कि असल कहानी क्या थी, और उसमें एक तस्वीर भी मैंने छापी है जिसमें छोटा राजन और उसके साथ में अनीस और ये वो सब लोग खाना खा रहे हैं दोपहर के करीब 1-2 बजे के आसपास। वहाँ पे ऐसा ही उन लोगों के बीच में था कि खाना सब लोग साथ खाया करते थे दाऊद इब्राहिम के ऑफिस में या घर में। तो खाना चल रहा था और छोटा शकील और अनीस जो है वो राजन को बहुत, अनीस नहीं सॉरी नूरा, ये लोग बड़ा मतलब उसको टीज कर रहे थे। तो बहुत पहले से ही ये लोग उसको तंग किया करते थे और छोटा शकील में हमेशा एक खलिश थी कि मेरे बदले में दाऊद भाई जो है वो इसको राजन को बड़ा बना रहे हैं, अपने ज़्यादा करीब कर लिया है, इसको गैंग का नंबर 2 कर लिया है। साथियों में भी राइट हैंड होने वाली जो एक दौड़ होती है वो दिखाई दे रही थी, जलस हमेशा जो उन्हें जलन जो ईर्ष्या है, तो उसके कारण वो हमेशा इसको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलता रहता था। उस दिन क्या हुआ, जब उसने कुछ उल्टी सीधी बात की तो गुस्से में उठ करके और इसने जूठे हाथों से ही एक तमाचा रसीद कर दिया नूरा को। अच्छा, अब वो जो तमाचा था उसको मालूम था कि ये बात दाऊद तक पहुंचेगी और दाऊद अगले दिन मेरा मर्डर करा देगा। अच्छा, छोटा राजन नीचे उतरा तुरंत बिना हाथ धोए, उसने अपने आदमी को फोन किया कि तुम मेरे 2 कपड़े, मेरा पासपोर्ट और घर में जितना कैश है वो सारा ले करके एयरपोर्ट पहुंच। उसने पहली फ्लाइट पकड़ी और वहां से वो भाग करके मलेशिया निकल गया। उसके बाद इन दोनों के बीच की दुश्मनी जो है उसके अंजाम में करीब करीब 300-350 लोगों की हत्याएं इन दोनों ने आपस में गैंग वॉर में की। ये जो गैंग वॉर है ये बहुत बड़ा गैंग वॉर बना और हिंदुस्तान का मेरा ख्याल है कि आज तक का इतिहास का सबसे खतरनाक, खूनी और दरिंदगी भरा जो है गैंग वॉर रहा है। दाऊद और छोटा राजन के बीच जब ये दुश्मनी आई तो ये कई लोगों की जान ले गई, सैकड़ों लोगों की। लेकिन अब इस पूरी किस्से में, कहानी में जो ताज़ा अपडेट आता है वो ये भी कि कई दफ़ा ये भी सुनने मिलता है कि मुंबई में भी जो कौम के, जमात के लोग हैं साथ में, जब कोई कहासुनी होती है तो चाहे हसीना पारकर की भी बात आती है, बहन जो दाऊद की, कि अगर कोई होता है समाज में तो शायद दाऊद के फरमान का भी समाज इंतज़ार करता है और उस पर फिर अमल किया जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्या ऐसे संदेश अब भी पहुंचते हैं? ये गतिविधियां अभी भी चलती है? देखिए, बिल्कुल चलती हैं। उसका कारण ये है कि लोग जो है दाऊद इब्राहिम को कौम का मुहाफिज मानते हैं या फरिश्ता मानते हैं। अच्छा। उसका कारण ये है कि उसने बदला लेने के लिए मुंबई में बम कांड कराया, उसने बदला लेने के लिए बहुत सारे हिंदू नेताओं की हत्याएं करवाई, जिसमें रामदास नायक की हत्या भी शामिल है और भी कई लोग हैं भाजपा के। तो ऐसी एक बड़ी जमात है जो अभी भी उसे हीरो के तौर पर देखती है। भले ही बात ये जुबान पर नहीं आती अब, लेकिन आप ये कह रहे हैं। भले ही आएगी नहीं, लेकिन हम लोग तो जानते हैं क्योंकि हम उन लोगों के बीच से खबरें निकालते हैं। बिल्कुल। और हम उन लोगों की पल्स समझते हैं, उनके दिल की बात जानते समझते हैं, हम उन लोगों से मिलते रहते हैं लगातार, उस दुनिया में, समाज में जा करके उठना बैठना करते हैं, तो हमें पता होता है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो विकृत मानसिकता के हैं, तो सिर्फ उसी तरफ नहीं है, वो इस तरफ भी हैं। हाँ, तो वो दो द्वंद होता ही है। हाँ, वो तो जो मुस्लिम कम्युनिटी में है तो वो हिंदू समाज में भी है। तो कट्टर तो हमेशा से नुकसानदायक। हाँ, वो लोग छोटा राजन को अपना मुहाफिज मानते हैं, वो उसको हिंदू शेर करके और सोशल मीडिया पे उसको सलाम भेजते हैं। लेकिन वो जो इतना बड़ी वारदात मुंबई में हो गई दाऊद के जरिए और बताया गया कि ये किसी से बदला लेने की कोशिश, अगर इस तरह की उनकी मानसिक सपोर्ट वाले लोग हैं,
क्या फिर कोई ऐसी गुंजाइश है कि इस तरह की हरकत वो कर बैठे, चाहे कारण बहाना किसी और चीज को ढूंढ ले? क्या ऐसी आशंका अब हो सकती है इस दौर में? अब नहीं हो सकती। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि पूरा अंडरवर्ल्ड जो है वो ऑलमोस्ट मुंबई में खत्म हो चुका है। अच्छा। और मुंबई अंडरवर्ल्ड जो है उसका अब इंटरेस्ट मुंबई या हिंदुस्तान में नहीं रह गया है। छोटी मोटी सुपारियों में, छोटे मोटे हफ्ते में 1-2 करोड़ में उन लोगों का अब बिल्कुल भी रुचि खत्म हो चुकी है। अब वो लोग जो है बड़ा काम कर रहे हैं। अब दाऊद इब्राहिम गिरोह जो है वो एक बार में 1000, 1200, 1500 करोड़ का एक कंसाइनमेंट जो है ड्रग्स का भेज देता है। उसमें जो है वो करीब करीब 70 से 80% का प्रॉफिट निकल के आता है। यानी अगर 1000 करोड़ का माल भेजा तो उस पर आप 700, 750, 800 करोड़ कमाते हैं। क्यों वो मतलब अपने लोगों की जान खतरे में डाले और क्यों ये सब हरकत करे? एक 100, 200, 500 करोड़ का अगर स्मॉल आर्म्स का कैश जो है वो कहीं विदेशों में सप्लाई कर दिया जाता है, टेररिस्ट ग्रुप को सप्लाई कर दिया जाता है, तो ऑलमोस्ट 50 to 60% का प्रॉफिट मार्जिन आता है। 100 करोड़ के ऊपर 50 से 60-70 करोड़ का अगर प्रॉफिट आ रहा है तो मैं क्यों पछड़े में पड़ूं? और फिर वो पाकिस्तान में आईएसआई का पूरा आशीर्वाद है, छत्र छाया है, सिक्योरिटी मिल रही है। लेकिन जो ऐसा ही डॉन बनना चाहते हैं, कई लोग ऐसे अपराधी पकड़ में भी आते हैं जो ऐसी मंशा पाले होते हैं, ऐसे बीज उग रहे होते हैं उनके अंदर। कुछ तस्वीरें देख भी रहे हैं। छोटा राजन की बाली में, इंडोनेशिया में जो गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी नहीं थी। उसके ऑस्ट्रेलिया में छोटा शकील के लोग दोबारा पहुंच गए थे उसको मारने के लिए। मतलब ये 10वां 15वां कोई अटैक की कोशिश थी। तो वो वहां से जब उसको पता चल गया तो उसने हिंदुस्तान के एक रॉ के ऑफिसर को बात की और उनके जरिए उसको ये चीज, खुद छोटा राजन की इच्छा थी कि वो सेफली इंडिया आ जाए ताकि कम वो से कम जेल में रहे तो जान तो बची रहे। हाँ, और यह पूरी की पूरी मैंने जब ये अरेस्ट हुआ था 2015 में तो उस वक्त मेरी किताब छपने के लिए जा चुकी थी। अच्छा। प्रिंट में जा चुकी थी, बिल्कुल। और तब ये घटनाक्रम तुरंत आया। और ये घटनाक्रम हुआ और उतने ही समय में मैंने उसके बारे में पूरी बैकड्रॉप स्टोरी निकाली कि कैसे छोटा राजन के साथ क्या हुआ, कैसे उसकी खबर पहुंची, कैसे जो 2 सिंधी भाई हैं जो कि उसका पूरा बिजनेस और फाइनेंस संभालते थे, उन्होंने दाऊद को 8 करोड़ रुपए में उसकी इंफॉर्मेशन पास की। वो सारी चीजें मैंने स्टॉप प्रेस करवाया। अब वो उसके बाद उसमें ऐड हो गई। मैंने मुंबई की प्रतियां छपने से रोकी और हमारे प्रकाशक जो हैं उन्होंने मेरी इस रिक्वेस्ट को माना। मैंने कहा कि ये एक नई चीज है और ये चीज जो है बहुत फायदेमंद बड़ा होगी अपडेट है उस हाँ। पूरी दास्तान में बहुत बड़ा अपडेट था। तो फिर वो अपडेट हमने की, उसके बाद में ये किताब छप करके आई और दूसरी किताब 2016 में आई, मुंबई रिटर्न, जिसमें कि उसका एक्सटेंशन है। हाँ, और बहुत सारी और चीजें उसके अंदर हैं, अलग अलग चीजें हमने उसमें बताई हैं अंडरवर्ल्ड की डॉन और गैंगस्टर कैसे हैं। लेकिन ये बहुत सी तस्वीरें देख रहे हैं। एक फिल्म के जरिए तो एक छोटा हिस्सा सामने आया, लेकिन इस फिल्म में जो कहानी नहीं बताई गई थी वो भी आपने बताई कि कैसे डॉन का कैरेक्टर उस धुरंधर के कैरेक्टर से भी मैच करता है और कैसे उसकी वजह से वहाँ रहीम डकैत को भी सामने आना पड़ा था। रहमान डकैत को, माफ कीजिए, रहमान डकैत को। लेकिन क्या अब उम्मीद है कि ये किस्से कहानियों के जो कैरेक्टर हो चुके हैं इतने, जिनके ऊपर आपकी गंभीर पैनी नजर रही, लेखनी भी चली है, अब फिर कोई ऐसा इस तरह से हिम्मत कर पाएगा? क्या अब माहौल, वातावरण वैसा नहीं है? अब कुछ दूसरे तरीके के अपराध होंगे, लेकिन ये समय अब बीत गया। ये तो समय बीत गया, नो डाउट ये बीत गया। अभी इस तरफ दिल्ली, पंजाब और इस तरफ ये सब खून खराबा और ये वो सब ये अपराध की लड़ाई वाला ये सब चल रहा है। मेरा गैंग, मेरा इलाका, तू कौन, मैं बड़ा तू छोटा, वो सब चीजें अब यहाँ चल रही हैं। लेकिन मुंबई के लिए वो बीत गई बात है। अब मुंबई में ये सब कुछ दोबारा नहीं होने वाला है। ये तस्करी होगी, समंदर के रास्ते जहाज जा रहे हैं और सिगार लेके कोई हाजी मस्तान फिर से वैसे ही, और फिर करीम लाला की धौंस होगी, फिर कोई डॉन पैदा होगा और दाऊद बन करके आएगा। अब शायद वो समय बीत चुका है। 1-2 लोगों ने मुंबई में कोशिश की थी। कुरार विलेज का एक लड़का था, उसने कोशिश की थी। अच्छा, तो ये बीच में उबाल आता है कुछ के मन में। तो उसको पुलिस वाले ले करके आए और थाने में उसकी जो कुटाई हुई, 3 दिन में उसके सारे नट बोल्ट कसबल ढीले हो गए। तो दाऊद बनने वाली तुरपाई उधड़ गई, पूरी उधड़ गई और उसकी जितनी सीवन थी पूरे शरीर में जहां जहां वो सब भी खुल गई और वो तौबा कर ली उसने। तो अब जो है, देखिए, मुंबई पुलिस को कम आंकना मूर्खता होगी, वो वक्त बीत गया। अब मुंबई पुलिस, तो ये जो मुंबई पुलिस की बात की जाती है, देश के दूसरे शहरों में भी, दिल्ली भी, राजधानी में है पुलिस, लेकिन
अक्सर जब उदाहरण करना होता है, कंपेयर करना होता है, तो तुलनात्मक रूप से मुंबई पुलिस का जिक्र। ऐसी क्या खासियत है मुंबई पुलिस की जो देश भर की और दुनिया की पुलिस के साथ कॉम्पीट करती है, अनूठा बनाती है? मुंबई पुलिस एक तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। नंबर 2, ऑफिसर्स वहाँ पे बड़े कमाल के हैं। जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स खास तौर से आए हैं हमारे यहाँ, बड़े एक से एक कमाल के हैं। एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जो एडमिन ये रहे, जॉइंट सीपी रहे। डी शिवानंदन जैसा कमाल का अफसर आया। आपके रणजीत सिंह शर्मा जैसे तो कमिश्नर पूरा आए। सिस्टम बड़ा कसा हुआ है कि वहां चुनिंदा हुए लोगों को ही जड़ा जाता है उसका। एमएन सिंह आए। और मुंबई अंडरवर्ल्ड पे लगाम लगाने की जो पहली कोशिश, पहली शुरुआत और पहली जोरदार धमक के साथ काम करने वाला व्यक्ति तो जूलियस एफ रिबेरो था। कमिश्नर बन करके आए, उन्होंने चैलेंज दिया कि मैं तुम लोगों की सल्तनत मिटा दूंगा। उन्होंने वर्दा भाई को खत्म कर दिया। वाईसी पवार को बुलडॉग की तरह उसके पीछे लगा दिया। वाईसी पवार ने उसको बनियान में और लुंगी में घर से घसीट करके वो थाने तक लेके आया और हिरासत खाने में बंद कर दिया था वाईसी पवार ने, वरदराजन को। हाँ, अच्छा, वो बड़ी कमाल की स्टोरी है। नायकन नाम की एक फिल्म आई है वर्दा पे, उसके अंदर ये किस्सा भी है, दिखाया है उन्होंने। और वर्दा इस बात से इतना बुरी तरीके से प्रताड़ित और लांछित हुआ, उसको इतनी ग्लानि हुई कि वो बंबई छोड़ करके मद्रास चला गया और मृत्यु पर्यंत वहीं रहा। लेकिन उसके मन में एक इच्छा थी कि मैं मरूं तो मेरा अंतिम संस्कार मुंबई में हो। और ये बात तो हाजी मस्तान को पता थी। हाजी मस्तान यहाँ से चार्टर फ्लाइट लेकर के एयर इंडिया की वहाँ गया मद्रास। अच्छा, उसकी डेड बॉडी लेकर के और मुंबई आया। फिर मुंबई में बड़ा लहीम शहीम जुलूस निकला उसकी अंतिम तो जो यात्रा का। आखिरी इच्छा थी वो पूरी की गई पूरी वरदराजन की और बाकायदा ताकि वहाँ लोग पे पूरा हुजूम चले और लगे कि हजारों लोगों की भीड़ थी उसकी अंतिम यात्रा में। और वो अंतिम यात्रा यहाँ पर हुई। तो मतलब उस वक्त के डॉन की, आपने कहा ना कि आपस में दुश्मनियां नहीं होती थी, यहाँ दोस्ती की मिसालें कायम दोस्ती होती की भी। तो डॉन दुश्मनी नहीं, दोस्ती भी निभा दोस्ती रहे इस थे। तरह निभा रहे और थे। ये कई ऐसी चीजें हैं जो आपकी किताबों में आई और आपका ये एक लंबा तजुर्बा तकरीबन 40 दशक से ज्यादा का, किस तरह से अंडरवर्ल्ड, अपराध, टेररिज्म को आपने परखा, देखा, किताबों के जरिए सामने आ रहा है। कुछ नई किताबें भी आपकी और आ रही है, बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। और जो ये जो रफ्तार चल रही है किताबों की, आगे 40-50 किताबें ये शतक की ओर तेजी से बढ़े, हमारी ऐसी शुभकामनाएं। और आपका ये अनुभव हमारे दर्शकों तक पहुंचा है। आप भी इस पर अपनी कमेंट्स कर सकते हैं कि क्या नई चीज विवेक अग्रवाल के जरिए आज जान पाए डॉन, गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।